ब्लूम बेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शहाबुद्दीन याकूब। आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जो इस वक्त जंग चल रही है उसको लेकर। इस टॉपिक पे मैंने इससे पहले ये जंग क्यों हो रही है, उनके आपस के रिश्ते कैसे हैं, ये कब आज़ाद हुए, इससे पहले सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर जिसको हम कहते थे उसका हिस्सा कब थे, कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, वहाँ पे इंटरेस्ट जो है, तुर्की के अपने इंटरेस्ट क्या हैं, रशिया के अपने इंटरेस्ट क्या हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो इसमें छोटी छोटी जो गुत्थियां हैं उसको हमने सुलझाने की कोशिश की थी। और यहाँ पे जो रीजनल पावर हैं या एनर्जी जियोपॉलिटिक्स है, उस पे हमने बात की थी। लेकिन आज हम इस जंग के एक दूसरे डायमेंशन पे बात करेंगे कि जिसने इनमें जो इन्वॉल्व ममालिक हैं एक तरह से उनके चेहरे से पर्दा हटा दिया है। यानी कि उनकी जो अब तक की पॉलिसीज रही हैं और जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा वो कहते रहे कि हम इनके साथ नहीं जा सकते, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते, हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, अगर उन्होंने फला को एक्सेप्ट कर लिया तो हम रिश्ते नहीं रख सकते। इस वक्त या कहीं पे ये चल रहा था कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है इसलिए हम इन मुस्लिम होने की वजह से मदद करेंगे, कहीं पे ये था कि भाई ये हमारे ही सेक्ट से इनका ताल्लुक है तो इस वजह से हम इनकी मदद करेंगे। कहीं वेस्ट की बात हो रही थी, कहीं यूरोप की बात हो रही थी, कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात हो रही थी, कहीं इस्लाम की बात हो रही थी। लेकिन अब यकीन मानिए इस एक जंग ने इन तमाम चेहरों से पर्दा हटा दिया है। और एक बात इस जंग ने साबित किया है वो ये है कि इस दुनिया में मफादात से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, इस दुनिया में मफादात से बढ़कर कोई भी मजहब नहीं है। मजहब का भी कार्ड उस वक्त खेला जाता है जब वो आपके हक में है, लेकिन अगर वो मजहब का कार्ड आपके खिलाफ जा रहा है तो आप उसे निगेट कर देते हैं, आप उसी को कहते हैं कि ये गलत है। यानी कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, उनका बड़ा अच्छा एक कहना है कि तर्क जो है वो दोधारी तलवार है। यानी कि जिस तर्क से आप अपने दुश्मन को कभी काट देते हैं उसी तर्क को इस्तेमाल करके आपका दुश्मन भी आपको काट देता है। यानी कि किसी ऐसे एक वक्त में आप उसी तर्क को आप अपने लिए यूज कर रहे होते हैं, उसी तर्क को आप दुश्मन के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये दुनिया जो है इस जंग ने ये साबित किया है कि ये मफादात की जंग है। यहाँ पे जो भी ग्रुप्स हैं वो अपने मफादात को सामने रखकर, अपने इंटरेस्ट को सामने रखकर, अपने लाभ को सामने रखकर ये दुनिया चलती है। यहाँ पे धर्म, जाति, यहाँ पे नस्ल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेक्ट, ये सब चीजें जो हैं ये बाद में मैटर करती हैं। आज़रबाईजान में भी जो है वो शिया मुस्लिम है, ईरान में भी शिया मुस्लिम है, लेकिन ये साफ तरीके से इस बार हो गया है कि आज़रबाईजान के साथ ईरान खड़ा नहीं है, बल्कि ईरान जो है वो रशिया के साथ खड़ा है, आर्मीनिया के साथ खड़ा है। आर्मीनिया के साथ चूंकि रशिया खड़ा है इसलिए रशिया और ईरान जो है वो दोनों आर्मीनिया के साथ खड़े हैं। उसका जबकि आपको ये भी पता है कि आज़री नस्ल के लोग जो हैं वो खुद ईरान के जो सूबा है एक तरह से साउथ आज़रबाईजान उसमें रहते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि इस वक्त खुद जो आयतुल्ला खामनेई हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं रिलीजियस, वो खुद भी आज़री हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो रशिया की इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आर्मीनियाई नस्ल के हैं। तो आप दोनों तरफ का कनेक्शन देखिए। लेकिन ईरान जो है वो इस वक्त आज़रबाईजान के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि ओपनली आप कह सकते हैं और देख सकते हैं, और उसने कहा है कि वो आर्मीनिया के साथ खड़ा है। हालांकि उसकी कोशिश ये है, अभी तक उन्होंने जो कोशिश की है वो बहुत ही पॉजिटिवली कोशिश की है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें, आप पीस डील करें, आप इसमें हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जब जंग चल रही है वहाँ पर मुस्लिम होने के नाते या सेम सेक्ट होने के नाते वहाँ पे इसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरा आप देखिए, जो तुर्की हर वक्त ये चिल्लाता रहता है कि मैं फला अरब कंट्री से अपना एम्बेसडर बुला लूंगा, मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ इसलिए कि इन्होंने इसराइल के साथ पीस डील कर लिया, इसराइल के साथ रिश्ते बना लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, एक तो यह है कि खुद तुर्की के अपने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया हुआ है। आज़रबाईजान का भी वही हाल है, बल्कि आज़रबाईजान सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि उनके साथ रिश्ते हैं, बल्कि आज़रबाईजान बड़े पैमाने पे हथियार भी जो है वो इसराइल से खरीदता है। और ख़ास तौर से इस जंग में जो इसराइली ड्रोन्स हैं उनकी बड़ी तारीफ हो रही है।
दूसरी तरफ आप देखिए कि आज़रबाईजान जो है यूरोप को जो तेल और गैस सप्लाई करता है, उसमें से वो कुछ हिस्सा इसराइल को भी सप्लाई करता है। अब इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान जो है वो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसराइल को भी वो तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसराइल के कैंप में खड़ा है। यानी कि इसराइल इस वक्त जो है आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। तुर्की तो पहले रिलेशनशिप रखता है इसराइल के साथ, लेकिन पाकिस्तान जो ये कहता है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके साथ हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, हम और वो एक खेमे में नहीं हो सकते, लेकिन आज़रबाईजान के इशू पे दोनों एक ही खेमे में हैं। तो आप इससे कम से कम ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरा आप ये देखिए, यूरोप जो है एक तरफ वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी से जोड़ के देखते हैं, तो वो मसीही हैं, लेकिन उसके अलावा यूरोप से ही जो है यूरोप को जो सप्लाई हो रहा है, जो गैस जो है वो आज़रबाईजान कर रहा है। यानी कि एक इंटरेस्ट जो रिलीजियस इंटरेस्ट है वो आर्मीनिया के साथ है, लेकिन जो दूसरे इंटरेस्ट हैं जिसमें गैस है, ऑयल है, वो आज़रबाईजान के लेने की वजह से वो आज़रबाईजान पे डिपेंड है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वो चाहता है कि वो रशिया को इससे अलग रखे, ताकि यूरोप को जो इस तरह के जो एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए वो आज़रबाईजान सप्लाई करता रहे। और ये कुछ ऐसा हो गया है कि पहली बार इसमें आप देख रहे हैं कि ना इसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात, कौन किसके साथ खड़ा है, इसराइल भी उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आप एक देखिए कि तुर्की का और खास तौर से रजब तैयब अर्दगान का यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि यानी जब वो मुल्क आज़रबाईजान जिनके साथ उनका फायदा हो रहा है, आज़रबाईजान के साथ जो वहाँ पे अनातोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन जो होके जा रहा है तुर्की से, और उनके जो बहुत सारे इंटरेस्ट है, एक तो यह है कि दोनों अपने आप को तुर्क नस्ल के कहते हैं, तो इस वजह से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करें, आप उनसे हथियार न खरीदें, उनको आप गैस या दूसरी चीजें आप सप्लाई न करें, तब आपके साथ रिलेशनशिप रखूंगा। लेकिन अगर यूएई सिर्फ पीस डील कर लेता है तो उनको थ्रेट करते हैं, बाकी अरब कंट्रीज को थ्रेट करते हैं, खुद भी जनाब जो है इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हैं, बिजनेसेस भी करते हैं। तो ये एक लगता है कि कहीं ना कहीं तैयब अर्दगान भी जो है वो इस मजहब का ही कार्ड खेल रहे हैं। और अगर आप देखिए, हालांकि आदमी को जो है हमेशा एक तरह से अनबायस्ड एक अप्रोच लेके चलना चाहिए। आप किसी को ऐसा ना बना लें कि वो जो कुछ भी करता जाए उसको आप सपोर्ट करता जाए, लेकिन ये सवाल यहाँ होना चाहिए कि भाई जब तुम इसराइल की इतनी मुखालफत करते हो कि अगर कोई पीस डील करता है तो उस पर आप चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं, उसको आप कंडेम करते हैं, लेकिन जिस मुल्क के साथ आपने सारे ताल्लुकात बना के रखे हैं, आपने उनके साथ आप फौजी मशक करते हैं, लेकिन उस मुल्क का इसराइल के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि उससे उन्हें ये एनर्जी भी सप्लाई करता है और बदले में उधर से हथियार भी उनसे खरीदता है। तो आप ये देखिए, इसी तरह पाकिस्तान का हाल है कि भाई हम इसराइल के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते, लेकिन उस मुल्क के साथ ज़रूर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं कि जो उनके साथ बेहतरीन एक तरह से बेहतर तजारती ताल्लुकात रखता है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि इस एक जंग ने, इसमें और भी कई हैं, आप रशिया का भी इसमें अगर आप डायमेंशन लेकर आइए, हालांकि इसमें रशिया जो है आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त बड़ा ही सब्र का उन्होंने मुजाहरा किया, और उन्होंने बल्कि तुर्की को उन्होंने साइलेंटली मैसेज भी दिया कि भाई हमारे सब्र को आप ज़्यादा ना आजमाएं, हमारा सब्र अगर ख़त्म हो गया, टूट गया, तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। दूसरी बात, एक और भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि बहुत बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त रशिया के और तुर्की के जितने अच्छे ताल्लुकात इस वक्त चल रहे थे, और ख़ास तौर से रशिया ने आप कह सकते हैं पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से तुर्की को उन्होंने मदद की, ख़ास तौर से तैयब अर्दगान को उन्होंने उनकी मदद की, वहाँ पे जो कू हुआ था उसका ऑन टाइमली एक तरीके से उन्होंने बता कर के भाई आपके यहाँ ये हो रहा है, उनकी मदद की थी, और भी कई मौके से मदद करते चले आ रहे हैं उनके साथ। वो लीबिया से लेके सीरिया तक इंगेज है। अभी ईस्ट मेडिटेरियन में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ भी उन्होंने तुर्की को, रशिया ने सपोर्ट करने की कोशिश की। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस वक्त रशिया के और तुर्की के जो अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद इस जंग का होना, आप समझिए कि एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि नाकामी, 100% जिसको आप नाकामी कह सकते हैं कि ये नाकामी है। अब इसकी क्या वजह है,
اس لیے کہ ایسے وقت میں تو جب ایک طرف آذربائیجان ہے، اس کے ساتھ ترکی کھڑا ہے، دوسری طرف آرمینیا ہے، اس کی طرف رشیا کھڑا ہے۔ آرمینیا اور آرمینیا کہہ سکتے ہیں ترکی اور رشیا کے تعلقات اتنے اچھے ہیں، یہ تو ان دونوں کے ایک صرف ان دونوں کے اس میں انٹرفیئر کرنے سے یہ جنگ رک سکتی تھی، یہ جنگ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ دونوں اگر سامنے آتے اور دونوں کہتے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بیٹھیے بات کیجئے، تو یہ جو بے گناہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں یہ نہیں مارے جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہر جگہ کہی جاتی ہے کہ بھائی اس علاقے میں جو پاپولیشن ہے وہ فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے یا فلاں نسل سے تعلق ہے، لیکن حکومت جو ہے کوئی اور کر رہا ہے، تو ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں۔ لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں، جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ جو علاقہ ہے ناگورنو کاراباخ، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ آرمینیائی نسل کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، لیکن جو 1920 میں جب سوویت یونین بنا تو انہوں نے نہ جانے کیوں اس علاقے کو آذربائیجان کو دے دیا۔ یہاں پر اگر ایک اور بھی بات میں آپ سے کہوں، حالانکہ یہ بھی بڑا ڈیٹیل میں چلا جائے گا، لیکن آپ کو یہ سوویت یونین جو ہے یعنی USSR جو بنا، اس کے پیچھے جو مقاصد تھے اس میں سے شاید کوئی ایک ایسا مقصد تھا کہ جہاں پہ یہ جان بوجھ کر پلان کر کے اس علاقے کو آذربائیجان کو دے دیا گیا کہ جہاں پہ نسلاً جو ہے یا مذہباً جو ہے وہ مسیحی برادری رہتی تھی اور آرمینیائی نسل کے لوگ رہتے تھے۔ ان کو یا تو آرمینیا کے ساتھ رکھنا تھا یا ان کو الگ آزاد ملک دے دینا تھا، تاکہ یہ جو کنفلکٹ ہے جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں بلا وجہ، اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی پچھلے 30 سال سے اس مسئلے کو حل نہ کر سکی، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ لیکن اس جنگ نے ایک چیز ثابت کرتی ہے یہ جنگ، کہ اس مفادات کی اور انٹرسٹ کی دنیا میں ریلیجن ہو یا باقی جو بھی چیزیں ہیں، یہ صرف ایک استعمال کے لیے ہیں کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس کارڈ کو استعمال کرتا ہے، لیکن اسے کبھی صحیح معنوں میں اس کا استعمال نہیں کرتا۔ اگر صحیح معنوں میں ہوتا تو آج یہ انسانوں میں جو جنگیں ہو رہی ہیں جہاں ہزاروں بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور جو کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں ترکی کو ایک بہت بڑی ذمہ داری لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ جنگ نہیں رکوا سکے تو یہ ان کی ناکامی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اوپن کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے۔ اور اسی طریقے سے رشیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے، رشیا کا جو ان پہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا تھا، اس کو نقصان پہنچا کر وہ آگے فیوچر میں بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ اور بھی ڈائمنشن ہے جس پہ چونکہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے، بات جب لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے، پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ اگلے ویڈیو میں کچھ اور بھی اس پہ جو ڈائمنشنز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ لکھ کے بتائیے گا۔